Hello everyone, welcome to my channel Simplify with Aditi Roya. This is the part 3 of your geography chapter Agriculture, and in this part we will be covering two major portions, the technical and the institutional reforms that were taken by the government to modernize agriculture and the impact of globalization on Indian agriculture. अब जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाला पोर्शन है वो बहुत लंबे समय तक सीबीएसई के सिलेबस में नहीं था. इट वॉज देयर इन द बुक, लेकिन एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता था, ऑमिट किया हुआ था. तो स्कूल्स में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जनरली उस पोर्शन को छोड़ देते थे. लेकिन रिसेंटली इट हैज़ बीन एडेड अगेन, वापस अब बोर्ड्स के सिलेबस का पार्ट हो गया है. सो वी विल बी कवरिंग दैट पोर्शन एज वेल इन दिस चैप्टर. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे द टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. अब जो टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वाला पोर्शन है, जनरली देयर आर टू क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जाते हैं. द फर्स्ट वन इज कि टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, व्हाई वर दे नीडेड. एंड द सेकंड वन इज कि फिर कौन से रिफॉर्म्स थे जिनको इनिशिएट किया गया. द फर्स्ट रीज़न वाई वी नीडेड दिस रिफॉर्म्स इज कि बहुत लंबे समय से लैंड को यूज़ तो कर ही रहे थे, एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्शन तो हो ही रही थी लैंड से, लेकिन शुरू में सारा ध्यान केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे था. तो लैंड को कॉन्टिन्यूसली यूज तो करते रहे, लेकिन उसकी फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करने के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट्स नहीं किए गए. देयरफॉर लैंड की डिग्रेडेशन हुई एंड नाउ इट रिक्वायर्स सम सीरियस रिफॉर्म्स. इंडिया के बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो आज भी हमारे यहाँ नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे या इरीगेशन के लिए मॉनसून पे और रिवर वाटर पे डिपेंडेंट हैं. उनके पास इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ या मशीन्स और टूल्स अवेलेबल ही नहीं हैं. सो उन तक ये सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए भी कुछ रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है. एंड क्योंकि इंडिया की ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, therefore we need to reform agriculture and serious efforts have to be made in this direction. Now coming to the most important 5-marker question from this chapter is कि what were the major technical and institutional reforms that were initiated by the government. ये 5 marks में पूछे जाने वाला सबसे frequent question है इस chapter में से, so please go through it very well. अब इन जितने भी रिफॉर्म्स को बुक में दे रखा था वो पैराग्राफ फॉर्म में था. आई हैव ट्राइड टू सॉर्ट देम इन हेडिंग्स सो दैट लर्न करना थोड़ा ईजी हो जाए और सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएं. The first category of reforms that were introduced in India were the land reforms. Land reforms हमारी गवर्नमेंट ने ज़मींदारी को abolish किया, collectivization करी गई land holdings की. Then second category was of the agricultural reforms. तो एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन को भी इनिशिएट किया. ग्रीन रेवोल्यूशन में ज़्यादा ध्यान दिया गया राइस और व्हीट की कल्टीवेशन पे. ओवरऑल बहुत सक्सेसफुल थी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो बेनिफिट्स थे वो इतने यूनिफॉर्म नहीं थे. कुछ स्टेट्स ऐसी थी विच वर हाईली बेनिफिटेड बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन, स्पेशली द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, असम. बाकी जो स्टेट्स थी उन तक इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं पहुंच सके. फिर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी इनिशिएट करा एंड फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग एरियाज में ग्रामीण बैंक्स यानी रूरल बैंक्स इस्टेब्लिश करे गए. फायर, ड्रॉट, ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ के अगेंस्ट उनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करी गई. फिर हमारी गवर्नमेंट की कुछ लॉन्ग टर्म स्कीम्स भी हैं लाइक किसान क्रेडिट कार्ड एंड PAIS, दैट इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. ये वाली स्कीम भी फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस ही प्रोवाइड करती हैं. सो दीज आर लॉन्ग टर्म स्कीम्स जिसमें हमारी गवर्नमेंट अपने बजट में से कुछ फंड्स को परमानेंटली इन स्कीम्स के लिए एलोकेट कर देती है. अब क्योंकि हमारे बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो आज भी मॉनसून पे और नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं, सो हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग वेदर फोरकास्ट बुलेटिन्स भी शुरू करे. शुरुआत में आकाशवाणी जो रेडियो चैनल है उस पर फार्मर्स के लिए एक अलग से प्रोग्राम भी आता था. टीवी पे जो दूरदर्शन चैनल है गवर्नमेंट का उसमें भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स को शुरू करा गया. फिर हमारी गवर्नमेंट MSP को भी अनाउंस करती है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सो दैट फार्मर्स इजीली अपनी ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को एक रिक्वायर्ड प्राइस पे गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को भी सेटअप करा. जैसे एग्रीकल्चर में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया गया सो दैट एग्रीकल्चर को और मॉडर्नाइज किया जा सके और नए साइंटिफिक मेथड्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा सके. देन हॉर्टिकल्चर को डेवलप करना, जो वेटनरी सर्विसेज होती हैं उनको डेवलप करना सो दैट कैटल को जो डिजीजेज हैं उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके या क्योर किया जा सके. ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए सो दैट एग्रीकल्चर कैन बी मॉडर्नाइज.
Now even after all these reforms, हमारे जो farmers हैं उनको कुछ problems face करनी पड़ती हैं. The first one is competition from imports. Imports से competition हमारे farmers की इस समय सबसे बड़ी problem है. हमारे यहाँ जब से हमारी government ने agriculture products पे import duties को घटाया है, तब से हमारी country में जो imports हैं वो बढ़ गए हैं. Imports बढ़ने के कारण हमारे जो farmers हैं उनके लिए competition बढ़ गया है. देन ये प्रॉब्लम और एडवर्स तब हो जाती है जब हमारी गवर्नमेंट सब्सिडीज को विड्रॉ कर लेती है. हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक डिसइन्वेस्टमेंट करी है एग्रीकल्चर में. उसके कारण जो पहले फर्टिलाइजर्स वगैरह सब्सिडाइज रेट्स पे फार्मर्स को मिल जाते थे, अब वो नहीं मिल पाते. सब्सिडीज ना होने के कारण फार्मर्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है. तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स बिकम्स इवन टफर फॉर देम, क्योंकि अब उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई है, तो होने वाला प्रॉफिट और रिड्यूस हो जाता है. नाउ रीड द फर्स्ट कॉलम ऑफ पेज 44 ऑफ योर एनसीईआरटी एंड देन रिज्यूम द वीडियो अगेन. नाउ अब बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो है फूड सिक्योरिटी का. फूड सिक्योरिटी वाला पोर्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बोथ सिलेबस, सो वी विल स्किप दैट पोर्शन एंड वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज गिवन ऑन पेज 46, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. The first thing that we discuss in this portion is कि ग्लोबलाइजेशन से पहले या फिर इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस था. नाउ ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करे, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब ऐसा नहीं है इंडिया में कि ग्लोबलाइजेशन आज हुई है या फिर आज इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का सिलसिला शुरू हुआ है. इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन है या फिर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स है फूड क्रॉप्स का, वो हमारी इंडिपेंडेंस से पहले से ही चलता आ रहा था. इंडिया के चाहे स्पाइसेस हो वो वर्ल्ड में बहुत फेमस थे. फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, दे वर ह्यूजली अट्रैक्टेड बाय द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट इन इंडिया. तो वो क्या करते कि इंडिया में कॉटन की कल्टिवेशन कराते और वो सारी कॉटन को फिर ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में भेजा जाता, वेयर दैट कॉटन वाज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. तो बहुत सारी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी इन लिवरपूल, इन मैनचेस्टर, जो सरवाइव कर सकी ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन इम्पोर्ट्स. जो इंडिया से इम्पोर्ट कराते थे वो लोग, उसके कॉटन के इम्पोर्ट के बेसिस पे ही ये इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर सकी. फिर अपार्ट फ्रॉम स्पाइसेस एंड कॉटन, इंडिया में इंडिगो की कल्टिवेशन भी इसीलिए हुई थी सो दैट उसको भी दूसरी कंट्रीज में भेजा जा सके. हमारे यहाँ जो चंपारण मूवमेंट हुई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसका मेन रीजन ही ये था कि वहाँ के जो फार्मर्स थे चंपारण के, दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, दे वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इंडिगो. सो हमारे यहाँ ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है एग्रीकल्चर आइटम्स का, ये आज से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस से पहले से चलता आ रहा है. लेकिन जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए और इंडिपेंडेंट से कुछ टाइम बाद, स्पेसिफिकली इन 1990s, जब हमारी गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करा, तब सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज हो गई. जब से हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन हुई है या फिर 1990s के बाद से हमारे यहाँ बहुत सारी फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट शुरू हो गया है. एक्सपोर्ट तो है ही, बट इंपोर्ट्स अब मेजर पार्ट हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हो चुका है. उसके कारण जो फार्मर्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, एज वी जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पोर्शन. फॉरेन कंट्रीज में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत सब्सिडाइज्ड है, तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है. इंडिया में होने वाला एग्रीकल्चर इतना सब्सिडाइज्ड नहीं है, तो इंडियन फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी सी हाई है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्पीट अगेंस्ट द इम्पोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. नाउ टू सॉल्व ऑल दिस सिचुएशन, हमारे यहाँ कुछ सजेशंस हैं जो इंडियन फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज जीन रेवोल्यूशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में ध्यान दिया जाता है कि जो सीड्स हैं उनकी हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस कर जा सके. हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करने से ये होता है कि हमारे पास जो क्रॉप यील्ड है वो ज़्यादा होती है, उसी सीड से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं, एंड जनरली वो ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें डिजीज़ नहीं होता. जो पेड़ पौधों में डिजीज़ हो जाते हैं वो हाइब्रिड वैरायटी की सीड्स में नहीं होते. देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ फार्मिंग जो धीरे धीरे फैशन में आती जा रही है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग वो है जिसमें कोई भी केमिकल को यूज़ नहीं करते, मतलब कि कोई फर्टिलाइजर को, इंसेक्टिसाइड को, पेस्टिसाइड को यूज़ करे बगैर ये फार्मिंग करी जाती है. धीरे धीरे बहुत पॉपुलराइज हो रही है क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं. सो ये केमिकल फ्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट आजकल लोग कर रहे हैं. फिर इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. इंडिया में जो क्रॉप्स हैं, फार्मर्स टेंड टू ग्रो मोर सीरियल क्रॉप्स.
तो ऐसा कहा जाता है कि अगर वो सीरियल क्रॉप्स की जगह ज़्यादा हाई वैल्यू क्रॉप्स, बायोडीजल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें तो उनसे उसको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सकेगा। ऑल्सो ये वाली क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा इरिगेशन नहीं लगती, जो कि शुगर केन या राइस को ग्रो करने में लगती है। सो अगर फार्मर्स अपने क्रॉपिंग पैटर्न को थोड़ा चेंज करें, उसको डाइवर्सिफाई करें, सो दे विल बी एबल टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, लार्जर प्रॉफिट। एंड लास्टली, इंडिया में क्योंकि हमारा क्लाइमेट बहुत डाइवर्स है, थ्रू आउट द ईयर वी एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। तो अगर हम इंडिया के डाइवर्स क्लाइमेट को हार्नेस कर सकें, हर क्लाइमेट में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स विच आर मोर सूटेबल टू अ पर्टिकुलर क्लाइमेट, उनको ग्रो किया जा सके, तो हम लोग थ्रू आउट द ईयर ज़्यादा वेराइटी की क्रॉप्स को ग्रो कर सकेंगे। These are some suggestions जो कि इकोनॉमिस्ट और एग्रीकल्चरलिस्ट सजेस्ट करते हैं। Now read till page 47 of your geography NCERT and then resume the video again. So that was it for this chapter. If you like this video, share it with your friends, give it a big thumbs up. If you haven't yet subscribed to my channel, please click here. And for the complete playlist of this chapter, please click here.